हमारा अध्याय है अध्याय 7 जीवों में विविधता डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही लीजिए। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखाई देती है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं, तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। क्रियाकलाप 7.1। हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गायें एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गायों को पहचान सकेंगे? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया, जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, बल्कि कुछ की जैसे मच्छरों का जीवनकाल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके बारे में हम एक-एक कर विचार नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। प्रश्न 1, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? दूसरा, अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण। 7.1 वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क ये कई मायने में एक दूसरे से काफी अलग है। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया गया
उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उप समूह में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, या यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए, हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, जो एक लक्षण। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के न दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। अब यह हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों के बृहत्तम वर्ग का निर्धारण करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकेरियोटी कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि हम अमीबा और कर्मी की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। पौधों का शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है।
वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े समूह में विभाजन का आधार बनते हैं। प्रश्न 1, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ए, उनका निवास स्थान। बी, उनकी कोशिका संरचना। जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। 7.2 वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या है। हम कितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक है। जैव विकास की इस अवधारणा को सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन यह शब्द उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। प्रश्न पहला, आदिम जीव किन्हें कहते हैं। ये तथाकथित उन्नत जीवों में किस प्रकार भिन्न है। दूसरा, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं। 7.3 वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। अर्नेस्ट हेकल 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर 1959 और कार्ल वॉस 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। वॉस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव
न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय को के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसी कई चीजों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में का भी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। सबसे पहले जगत या किंगडम, उसके बाद फाइलम, जंतु, डिवीजन, पादप, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल को फैमिली, वंश को जीन्स, जाति को स्पीशीज। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति या स्पीशीज है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है, अतः वे जनन कर सकते हैं। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मोनेरा 7.3। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक है और कोशिकांग होते हैं, न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर यह बहुपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। कुछ उदाहरणों को चित्र 7.1 में दिखाया गया है। यहाँ पर ये पैरामीशियम को दिखाया गया है। यहाँ पर ये अपशिष्ट है, इसको साइटोपाइज बोलते हैं। ये भोजनदानी है, इसको साइटोसोम कहते हैं। ये मुख्य खांच है, इसको सूक्ष्म केंद्रक कहते हैं। इसको गुरु केंद्रक कहते हैं। इसको सीलिया कहते हैं और इसको जलधानी कहते हैं। यहाँ पर ये चित्र 7.1 में मोनेरा को दिखाया गया है। ये बैक्टीरिया, यहाँ पर ये स्थिर बीजाणु, ये हेटेरोसिस्ट, ये एनाबिना। 7.3 प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन करने के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये बहुपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणार्थ एक कोशिक शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। उदाहरणों के लिए चित्र 7.2 देखें। यहाँ पर ये पैरामीशियम को दिखाया गया है और यहाँ पर अमीबा में ये संकोचनशील धानी होती है। इसको अग्रमुखी कूटपाद कहते हैं। इसको बहिर्द्रव्य या एक्टोप्लाज्म कहते हैं। इसको अंतर्द्रव्य कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये केंद्रक है, ये भाग क्रिस्टल कहलाता है, ये भाग भोजनधानी कहलाता है। चित्र 7.2 प्रोटोजोआ, ये युग्लिना है, ये केंद्रक है, ये केंद्रिक, ये क्लोरोप्लास्ट,
ये संकुचनशील धानी, ये प्रकाशग्राही, इसको नेत्र बिंदु बोलते हैं। ये फ्लैजेलम या छोटा, ये फ्लैजेलम लंबा होता है। 7.3 फंजाई, ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ यीस्ट, मशरूम। उदाहरण के लिए चित्र 7.3 देखें। इसको एस्परजिलस बोलते हैं, इसको पेनिसिलियम बोलते हैं, इसको अगेरिकस कहते हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर्संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। 7.4 प्लांटी, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में खंड 7.4 में करेंगे। जीवधारी, जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटी और यूकेरियोटी। यूकेरियोटी भी दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक में प्रोटिस्टा और बहुकोशिक में कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति रहित में एनिमेलिया आता है। कोशिका भित्ति सहित में प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम जीव आते हैं। ये 5 जगत प्रणाली है या 5 जगत वर्गीकरण है। 7.5 एनिमेलिया, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में खंड 7.5 में करेंगे। एक, मोनेरा और प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं? दूसरा, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एकोशिक यूकेरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? तीन, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज्यादा संख्या में जीवों को रखा गया है? 7.4 प्लांटी। पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित और विभेदित है अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन कराने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। 7.4.1 थैलोफाइटा, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा इत्यादि। चित्र 7.5 देखें। यहाँ पर देखो, ये यूलोथ्रिक्स को दिखाया गया है, ये क्लेडोफोरा को दिखाया गया है। यहाँ पर ये एल्वा को दिखाया गया है, ये स्पाइरोगायरा को दिखाया गया है। जीवद्रव्य, केंद्रक, पाइ पाइरिनोइड, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। चित्र 7.5 थैलोफाइटा शैवाल कारा को दिखाया गया है।
7.4 ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप, तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीजों के सेवन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मोस या फ्यूनेरिया मार्केंसिया। चित्र 7.6 देखें। चित्र 7.6 कुछ सामान्य ब्रायोफाइट दिखाए गए हैं, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। 7.8 टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों के सेवन के लिए सेवन उत्तक पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल इत्यादि। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को नगन भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु या स्पोर कहते हैं। इन तीन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे हैं जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, इन्हें फेनेरोगेम कहलाते हैं। चित्र 7.7 कुछ टेरिडोफाइट। यहाँ पर ये पत्ती, ये स्पोरोकार्प, ये तना, ये जड़, इसको मार्सिलिया कहते हैं। ये फर्न है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। जिम्नोस्पर्म नगन बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म वह यह शब्द दो ग्रीक शब्दों जिम्नो और स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नगन और स्पर्मा का अर्थ है बीज। इन्हें नगनबीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरणार्थ पाइनस और साइकस। कुछ नगनबीजी या एंजियोस्पर्म पाइनस और इसको साइकस कहते हैं। 7.5 एंजियोस्पर्म। यह दो ग्रीक शब्दों एनजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एनजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनमें भोजन का संचय। यहाँ पर चित्र 7.9 में एक बीज पत्री पेफियोपेडिलम को दिखाया गया है। इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा गया है। एक बीज पत्री वाले पौधों को एक बीज पत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है, जिसे चित्र 7.9 और चित्र 7.10 में देखें। पौधों के वर्गीकरण का आलेख चित्र 7.11 में दर्शाया गया है। यहाँ पर चित्र 7.10 में द्विबीजपत्री हाइपोइमा को दिखाया गया है। पादप पादप शरीर बिना विभेदन के विभेदित पादप शरीर। पादप बिना विभेदन के थेलोफाइटा। विभेदित पादप शरीर बिना सेवनी उत्तक के और सेवनी उत्तक से। बिना सेवनी उत्तक के ब्रायोफाइटा और सेवनी उत्तक सहित बीज रहित और बीज उत्पादित करने वाले फेनरोगेम। बीज रहित टेरिडोफाइटा बीज उत्पादित करने वाले या फेनरोगेम। नगन बीज पत्री या फलों में बंद बीज वाले। नगन बीजी में जिम्नोस्पर्म आते हैं। फलों में बंद बीज वाले में एंजियोस्पर्म आते हैं। ये दो बीज पत्र वाले बीज या एक बीज पत्र वाले बीज
2 बीज पत्र वालों को द्विबीजपत्री, 1 बीज पत्र वालों को एक बीजपत्री। चित्र 7.11 में पादपों का वर्गीकरण दिखाया गया है। क्रियाकलाप 7.2 भिगोए हुए चने, गेहूं, मक्का, मटर और इमली के बीज लीजिए। भिगे हुए बीज जल अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं। इन्हें बीजों को 2 भागों में बांटने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं? जिन बीजों में 2 दालें दिखाई देती हैं वे द्विबीजपत्री, और जो नहीं फूटते और दालें नहीं दिखाई देती वे एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब इन पौधों में जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखें। क्या ये जड़ें मूसला हैं या फिर रेशेदार? क्या पत्तियों में समानांतर और जालिकावत शिराविन्यास है? इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? पहला, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? दूसरा, टेरिडोफाइटा और फेनेरोगैम में क्या अंतर है? तीसरा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? 7.5 एनिमेलिया। इस वर्ग में यूकेरियोटी, बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विविधीकरण के आधार पर इनको आगे वर्गीकरण किया गया है। 7.5 पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त जीवधारी है। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण और बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला इत्यादि। कुछ उदाहरण जैसे चित्र 7.12 में दर्शाए गए हैं। यूप्लेक्टेला और ये साइकोन को दिखाया गया है। यहाँ पर ये स्पंजिला को भी दिखाया गया है। चित्र 7.12 पोरीफेरा। 7.5.2 सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतक के स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। उनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, और कुछ एकांकी होती हैं, जैसे हाइड्रा। उदाहरणार्थ हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। चित्र 7.13 में देखें। यहाँ पर हाइड्रा को दिखाया गया। ये पाद है, ये जठर संवहनी गुहा है, ये गैस्ट्रोडर्मिस है, ये मेसोग्लिया, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, इसको मुख, इसको दंश कोशिका, इसको स्पर्शक कहते हैं। यहाँ पर ये स्पर्शक को दिखाया गया है, और ये समुद्री एनिमोन दिखाया गया है। चित्र 7.13 सिलेंट्रेटा प्लेटीहेल्मिन्थीज। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं, और इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनका वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्था हो सके। इनकी शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु और लिवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। उदाहरण के लिए चित्र 7.14 देखें।
चित्र 7.14 कुछ प्लेटी हेलमिंथीज। ये प्लेनेरिया है, ये मुख है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। ये आंख है, ये सवनिगुआ या सा की जठर है, इसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। ये एसिटोबुलम है। ये टेपुरम, स्कोलेक्स, चूसक और गर्दन को दिखाया गया है। ये निमेटोडा है। ये त्रिकोरक जंतु हैं और इनमें द्विपार्श्व संमित पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूट शिलोन कहते हैं। इनमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, उदाहरणार्थ गोलकृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि। कुछ उदाहरण चित्र 7.15 में दिखाए गए हैं। कुछ निमेटोड या एस्केरिस नर और मादा दिखाए गए हैं। इसको वुचेरिया कहा गया है। एनेलिडा। एनेलिड जंतु द्विपार्श्व संमित एवं त्रिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक के एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनेलिड अलवण और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवन, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, उदाहरणार्थ केंचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि। चित्र 7.16 में देखें। चित्र 7.16 में कुछ एनिलिडों को दिखाया गया है। ये नेरिस है। पार्श्वपाद, पैलप स्पर्शक को दिखाया गया है। ये केंचुआ है। ये गुदा है केंचुए की। ये जनन पेपिला है, इसको जोंक बोलते हैं। 7.6 ऑर्थोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण हैं जैसे झिंगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि, जैसे चित्र 7.17 में देखें। यहाँ पर पेलिमोन या झिंगा को दिखाया गया है। यहाँ बिच्छू या पेलेमनियस को दिखाया गया है। यहाँ एरेनियस या मकड़ी को दिखाया गया है। यहाँ तिलचट्टा या पेरी प्लेनिटा को दिखाया गया है। ये तितली है। यहाँ पर घरेलू मक्खी को दिखाया गया है, मस्का। ये सतपाद या स्कोलोपेड्रा को दिखाया गया है। ये चित्र 7.17 कुछ आर्थ्रोपोड जंतु दिखाए गए हैं। मोलस्का। इसमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनकी देखभाल बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतु में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, उदाहरणार्थ घोंघा, सीप इत्यादि। चित्र 7.18 देखें। चित्र 7.18 कुछ मोलस्क जंतु जैसे काइटोन, ऑक्टोपस, घोंघा या यूनियो। 7.8 इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है जाहक या हेजोग, या डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ये देह गुहा युक्त त्रिकोरित जंतु है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं, उदाहरणार्थ स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। चित्र 7.19 में देखें। चित्र 7.19 कुछ इकाइनोडर्मट जंतु। एटेडोन या पंख तारा, होलोथूरिया या समुद्री खीरा, इकाइनोस या समुद्री अर्चिन, एस्टियरस या तारा मछली को यहाँ पर दिखाया गया है।
7.9 प्रोटोकोडेटा। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरिक और देह गुहा युक्त जंतु हैं। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण उनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतु के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों से जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे कि चलन में आसानी हो। प्रोटोकोर्डेटा जंतुओं के जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता है। ये समुद्री जंतु हैं, उदाहरणार्थ बेलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस इत्यादि। चित्र 7.20 देखें। एक प्रोटोकोडेटा या बेलेनोग्लोसस ये यकृतीय क्षेत्र है। इसको यकृतीय शिका बोलते हैं। इसको मध्य पृष्ठीय उभार बोलते हैं। इसको पृष्ठीय जनन पंख कहते हैं। इसको क्लोम छिद्र, इसको ब्रेकियल छत्र, इसको कोलर कहते हैं। इसको कोलरक कहते हैं। इसको सूंड कहते हैं। इस भाग को गुदा कहते हैं। और इसको पश्च यकृतीय क्षेत्र बोलते हैं। 7.10 वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। इन्हें चलने में सहायता करती हैं। वर्टिब्रेटा द्विपार्श्व समित, त्रिकोरिक, देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोरिक शरीर, युग्मिक क्लोम थैली और देह गुहा। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है मत्स्य। ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा ये असली मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर धारारेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं और इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे टूडा, रोहू। उदाहरण के लिए चित्र 7.21 देखें तथा 7.21 देखें। यहाँ पर ये मिनकिरोपस स्प्लेंडिडस मैंडारिस फिश को दिखाया गया है। ये टेरोस वोलेंटोस लॉयन फिश को दिखाया गया है। यहाँ पर इसको एगलर फिश को दिखाया गया है। ये विद्युत रे या टोरपीडो है। इसका ये श्रोणी पंख और ये पूंछ को दिखाया गया है। ये दंश रे या स्टिंग रे दिखाई गई है। ये चित्र 7.21 से कुछ मछलियों को दिखाया, जैसे ये स्कोलियोडोन या डॉग फिश भी बोलते हैं इसको। ये इसका पूंछ है। इसको पृष्ठ पंख बोलते हैं। ये इसकी आंख है। ये इसका मुख है। इसको ये क्लोम, ये अंश पंख, ये श्रोणी पंख। चित्र 7.21 में कुछ मछलियों को दिखाया गया, जैसे लेबियो रोहिता। ये पृष्ठीय पंख, ये श्रोणी पंख, ये अंश पंख, इसको मुख, यह नासिका, ये सिर, ये आंख को दिखाया गया है। ये नर हिप्पोकैम्पस या दरियाई घोड़ा को दिखाया गया। ये पूंछ, ये जनन थैली, ये मुख, ये अंश पंख, ये पृष्ठ पंख। ये एक्सोसिटस या उड़न मछली को दिखाया गया है। ये सल्क है। ये श्रोणी पंख है। ये पूंछ है। ये पंख की तरह अंश पंख है। ये एनाबस या क्लाइंबिक पर्च को दिखाया गया है।
7.10 जल स्थलचर। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं। उदाहरणार्थ मेंढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि। चित्र 7.22 देखें। 7.22 कुछ स्थलचर जंतु। यहाँ पर राना टिग्राना या साधारण मेंढक को दिखाया गया है। यहाँ पर हाइला या वृक्ष मेंढक को दिखाया गया है। ये टोड, ये सैलामेंडर को दिखाया गया है। 7.10 सरीसृप। ये असमतापी जंतु है। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। वृक्क पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरणार्थ कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। चित्र 7.23 देखें। यहाँ पर ये टर्टल को दिखाया गया है। यहाँ पर ये कैमलियन को दिखाया गया है। ये किंग कोबरा को दिखाया गया है। ये चित्र 7.23 में कुछ सरीसृपों के उदाहरण हैं, जैसे उड़न छिपकली या ड्रेको, घरेलू छिपकली या हेमी, डेक्टाइल्स, किंग कोबरा और कैमलियन, टर्टल। ये सभी कुछ सरीसृपों के उदाहरण हैं। 7.10 पक्षी। ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग के सभी पक्षियों को रखा जाता है। उदाहरण के लिए चित्र 7.24 देखें। यह सफेद स्टोर्क या शिकोनिया, ये ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियोकेमिलस, ये नर गुच्छेदार बतख, आइथिया फ्यूलिगुला। चित्र कुछ पक्षियों को दिखाया गया जैसे कबूतर, गोरैया, कौवा। 7.10 स्तनपायी। ये समतापी प्राणी हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडना, प्लेटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। कुछ उदाहरण के लिए चित्र 7.25 में दिखाए गए। चित्र 7.25 कुछ स्तनपाइयों को दिखाया गया है। बिल्ली, मनुष्य, चूहा, व्हेल और चमगादड़। प्रश्न, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? दूसरा, एनिलिडा के जंतु ऑर्थोपोडा के जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है? तीसरा, जल स्थलचर और सरीसृप में क्या अंतर है? चौथा, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है? 7.6 नामपत्ति। जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है? कैरोलस लीनियस या कार्ल वॉन लिन्ने का जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। ये एक धनी अधिकारी के यहाँ पर नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया।
इसके बाद उन्होंने सिस्टिमा नेचुरी नामक जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे उनकी पहचान हो सके। क्रियाकलाप 7.3 निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताएं। चीता, मोर, चिंटी, नीम, कमल, आलू। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही न पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया जाता है। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पत्ती के लिए हम जिस वैज्ञानिक पत्ती का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले केरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई वैज्ञानिक प्राणी कोशिकीय स्तर की संरचना, उत्तक स्तर की संरचना। कोशिकीय स्तर की संरचना में पोरीफेरा और उत्तक स्तर की संरचना में बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देगुआ नहीं, कूट देगुआधारी बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देगुआ नहीं, सिलेंड्रेटा या प्लेटी एलमंथी। कूट देगुआधारी में निमेटोडा, देगुआधारी में भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म के कोशिका का विकास, अंतःस्तर की एक थैली से देगुआ का बनना, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। अंतःस्तर की एक थैली से देगुआ का बनना इकाइनोडर्मेटा, नोटोकॉर्डवीन या नोटोकॉर्ड युक्त इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन। यहाँ पर ये प्रोटोकॉर्डेटा, यहाँ पर कशेरु की। शलक का बाह्य कंकाल अस्थि या उपास्थि का अंतः कंकाल क्लोम द्वारा शोषण, इसका उदाहरण है मत्स्य। लार्वा में क्लोम, अधिकतर वयस्क में फेफड़े, श्लेष्मा युक्त त्वचा, ये जल स्थलचर। शलक का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, ये सरीसृप, इसका उदाहरण है। पंखों का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, उड़ने की क्षमता, ये पक्षियों का उदाहरण है। बाल का बाह्य कंकाल बाह्य कर्ण तथा अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले स्तनपायी के ये इनके उदाहरण हैं। नामपत्ति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नामपत्ति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल जीन्स और स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। नामपत्ति के लिए कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे जीन्स का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, छपे हुए रूप से वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे जाते हैं। चौथा, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीन्स और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। क्रियाकलाप 7.4 किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए। क्या इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्यतः नामों में कोई समानता है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है।